दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में हो सकता है आपको ना भी पता हो। आज मैं इस विषय का विश्लेषण पूर्ण तथ्यों के साथ करूँगा और आपको अवगत कराऊँगा कि दरअसल हमें आज़ादी अहिंसा के बल पे याद रखिएगा, अहिंसा के बल पर नहीं मिली थी, बल्कि इसके लिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और 1947 में आज़ादी पाने तक हज़ारों लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन थे मंगल पांडे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 30 वर्ष की उम्र में ही अपनी मृत्यु को नहीं चूम लिया था? कौन थे तात्या टोपे? कौन थे नाना साहब? कौन थे उधम सिंह? कौन थे चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगरा और न जाने कितने, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बलि क्यों दी? क्या ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे या ये फ्रीडम फाइटर नहीं थे? तो फिर ये कौन थे? सोचिए। और अगर इन भारत के शूरवीरों और वीरांगनाओं ने अपनी बलि भारत की स्वतंत्रता के लिए दी, तो फिर ये गीत किस कवि के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे दोस्तों, ये आज़ादी बिना खड़ग ढाल के नहीं मिली है और ना ही कभी मिलने वाली थी। इसके पीछे की जो सच्चाई है, यही हमसे छिपाकर रखा गया है और इस घोर कृत्य को जिसने किया है, इसका पता आपको पूरी ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद स्वयं लग जाएगा। इन चापलूस कवियों की पोल स्वयं जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज के हिंदी संस्करण जिससे रामचंद्र टंडन ने लिखा है, उन्होंने पेज नंबर 566-567 पर स्वयं जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं वो कहते हैं 1942 के झगड़ों में पुलिस और फौज की गोलियों में मारे गए और घायल किए हुए आदमियों की गिनती सरकारी अंदाज से यह है कि 1028 मरे और 3200 घायल हुए। ये आंकड़े निश्चय ही बहुत ज़्यादा घटाकर रखे गए हैं, क्योंकि सरकारी बयानों के ही मुताबिक कम से कम 538 मौक़ों पर गोलियां चली, यानी कि 538 वारदात हुई गोलियां चलने की। इसके अलावा पुलिस और फौज की पहरा देने वाली लारियां अक्सर लोगों पर गोली चला देती थी। करीब सही तादाद पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। जनता के अंदाज से करीब 25,000 आदमी मारे गए, लेकिन शायद यह तादाद भी बढ़ाकर दी गई है। शायद 10,000 आदमियों के मारे जाने का अनुमान ज़्यादा सही होगा। ये पृष्ठ संख्या 566-67 पर स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं। अब ये कवि क्या कहता है कि बिना घड़क बिना ढाल के हमें आज़ादी मिल गई। अजीब बात है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको 1942 के महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में ले चलता हूँ। गांधी जी के इस आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस के लगभग सभी अग्रिम पंक्ति के जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, वो सब जेल में डाल दिए गए थे, जिनमें प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, आज़ाद, राजगोपालाचारी, श्री अहमद किदवई, नरेंद्र देव और आसिफ अली वगैरह वगैरह। ये सब जो नेता थे 9 अगस्त 1942 को जेल में डाल दिए गए थे। यह घटना 9 अगस्त 1942 की है। ये डेट आप याद रखिएगा, आपको आगे इस डेट से बड़ा एक अच्छा कंक्लूज़न निकालने में मदद मिलेगी और आप इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब आप इन तारीखों पर गौर करेंगे। अब ये सारे नेता कांग्रेसी जन जेल में थे और इनमें से कोई मई 1944 में छूट करके जेल से आया और कोई जून 1944 में छूट कर आया, यानी कि मई जून 1944 में ये बाहर आए।
अब समझने वाली बात यह है कि जब ये सारे नेता जेल में थे कांग्रेस के बड़े बड़े, तो फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ कौन रहा था? जब नेता ही सारे जेल में थे तो इसका मतलब आज़ादी की लड़ाई की कोई बात बाहर नहीं हो रही थी। उस समय सब शांत था। लेकिन उसी समय दो घटनाएं घटी और इन दोनों घटनाओं ने कांग्रेस की मृत प्राय स्थिति को एक संजीवनी देने का काम किया। इससे पहले मैं गांधी जी के उस बात को बताऊं, इससे पहले मैं गांधी जी के कुछ भाषणों और साक्षात्कारों का यहाँ जिक्र करूँगा और इसमें यह बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे गांधी जी ने जेल से 6 मई 1944, ये डेट देखिएगा, 6 मई 1944 को छूटने के बाद उस आंदोलन को पुनः शुरू करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल हुई थी। और गांधी जी ने पंचगुनी में 13 जुलाई 1944 को, यानी कि 6 मई 1944 को छूटे। और क्योंकि उनकी बीमार थे, उन्होंने साफ कहा भी है एक इंटरव्यू में कि मैं अगर बाहर आया हूँ तो अपनी बीमारी की वजह से आया हूँ और अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं बचती है। लेकिन उस साक्षात्कार में भी वो क्या कहते हैं 1944 में 13 जुलाई को, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे कभी शुरू नहीं किया गया था और जैसा कि मैंने कहा है मैं वर्तमान समय में शुरू भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भी शुरू नहीं कर सकता। ये मेजर जनरल डॉक्टर GD बख्शी जी की, जो कि एक रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है बोस या गांधी। इनके पृष्ठ संख्या 43 के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ। और ये जो बुक है ये बोस या गांधी, इनके पृष्ठ नंबर 43 पे आप पढ़ सकते हैं। और 42 से 45 में और भी बहुत सारे ऐसे भाषण हैं और साक्षात्कार हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि गांधी जी जो है अब पूरी तरह से टूट चुके थे, उनमें वो मनोबल नहीं रहा था कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकें। अब मैं आपको वो दो घटनाएं बताता हूँ जिनकी वजह से भारत को आज़ादी मिली थी, ना कि गांधी जी की वजह से। पहली घटना है 1945 में द्वितीय युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि 1939 में शुरू हुआ और वो अपने अंतिम चरण में था। 1939 में शुरू हुआ, 1945 में वो ख़त्म होने को था। और इससे पहले कि 1945 में ये वार ख़त्म होता, इससे पहले एक बहुत बड़ी घटना घट गई, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस युद्ध में दो तरह की सेनाएं लड़ रही थी। एक मित्र देश थे, एक अलाइड देश थे। मित्र देशों में अमेरिका और इंग्लैंड एक तरफ थे और कुछ और इनके साथी थे। और भारत जो था वो क्योंकि अंग्रेज़ों के पास गुलाम था, तो भारत की जो सेना थी वो मित्र देशों की तरफ से लड़ रही थी, जिसे हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते हैं। और वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी, अमेरिका उसमें उसका साथ दे रहा था। दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और दूसरे जो देश थे वो सेना के साथ लड़ रहे थे। तो इस प्रकार से एक साइड में इंग्लैंड अमेरिका, दूसरी साइड में जर्मनी जापान आदि। लेकिन आज़ाद हिंद फौज बना करके सुभाष चंद्र बोस जी जापान और जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना था। और आपको जान के हैरानी होगी कि 18 मार्च 1944 को, याद रखिएगा ये तारीख, 18 मार्च 1944 जो है, इस दिन में सुभाष चंद्र बोस जी की सेना ने बर्मा, कोहिमा, इम्फाल की तरफ से ब्रिटिश भारतीय सेना के विरुद्ध, जो कि जिसमें बहुत सारे अपने ही भारत के ही सेना के जवान थे, उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। परंतु क्योंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी तो बहुत बड़ी थी, 25 लाख के जवानों की सेना थी, और उसके सामने INA की जो सेना थी सिर्फ 60,000 थी। लेकिन उन्होंने आक्रमण करा, बड़ी दिलेरी से किया, बहादुरता से किया, जिसमें उनके 26,000 जो उनके सैनिक थे वो शहीद हो गए। और लगभग 3,000 के करीब देश के विभिन्न हिस्सों में छुपते छुपाते भाग भी गए अंदर की तरफ, देश के अंदर। और उनमें से 9 बदनसीब, या कहेंगे जिनका नसीब अच्छा नहीं था, वो ब्रिटिश के आर्मी के पकड़ाई में आ गए और उनके ऊपर लाल किले में खुले में अभियोग चला और ट्रायल हुआ, और जिसमें उन 9 को वहाँ पे फांसी दी गई।
अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जब इनको फांसी दी गई तो क्योंकि भारतीय सेना तो 25 लाख की थी, आपको मैंने पहले भी बताया, उसमें 50,000 केवल ऑफिसर्स जो थे वो वाइट थे, वो अंग्रेज़ थे, बाकी तो सारी सेना भारत की थी। अब उन सैनिकों में ये जो 9 शहीद हुए थे, जिनको लटकाया गया था INA के 9 सिपाहियों को, उनके प्रति जो है ये सहानुभूति पैदा होने लग गई कि ये हमारे देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ रहे हैं और हमें इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भावना जो है नेटिव्स के अंदर, जो कि ब्रिटिश आर्मी सेना के सिपाही थे, जिन्हें हम हिंदुस्तानी सिपाही भी कह सकते हैं, नेटिव्स भी कह सकते हैं, उनके अंदर ये भावना आ गई थी और अंग्रेज़ों को भी उनकी इस विद्रोह की सुगबुगाहट का पता लग गया था और इसलिए उनके अंदर ये घबराहट इसलिए भी ज़्यादा थी कि 25 लाख की सेना ने अगर विद्रोह कर दिया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए कांग्रेस की उदासीनता के बाद भी, क्योंकि कांग्रेस तो उदासीन हो चुकी थी, उसके सारे नेता जेल में थे, और उसके बाद भी अब बात किससे करें, तो यहाँ से जो हमारे वाइसराय था उस समय मिस्टर वावेल, उसने पत्र लिखा, उसने लेटर लिखा वहाँ के क्राउन को कि यहाँ पे जो स्थिति है बहुत चिंताजनक हो चुकी है और हमें अब यहाँ से बात करके और जल्दी से जल्दी भारत को छोड़ना होगा, क्योंकि हालात ये हैं कि अगर 25 लाख की सेना में से आधे लोगों ने भी अगर विद्रोह कर दिया तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उस समय जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, वो था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने अभी भारत को आज़ाद करने का मन नहीं बनाया था, वो इसको अभी और लंबा खींचना चाहता था और उसने क्राउन से बात भी की, क्राउन भी तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात और थी कि विंस्टन चर्चिल ने कहा कि हम बात करें तो करें किससे, कांग्रेसी नेता तो सारे जेल में हैं। अब मैं जो आपको डेट्स कह रहा था वो देखने की बात है कि 18 मार्च 1944 को हमला होता है और 6 मई 1944 को कांग्रेस के सभी लीडर्स जो हैं वो जेल से आज़ाद कर दिए जाते हैं, इसलिए क्योंकि कांग्रेसियों से बात की जा सके। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो INA से या सुभाष चंद्र बोस से बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर उनसे बात करते तो उन्होंने 60,000 की सेना से ये तूफान ला दिया था, तो अगर उनको ये 25 लाख की सेना दे दी जाएगी तो उनको तो पूरे यूरोप पे खतरा हो गया था। इसलिए उन्होंने ये अच्छा रास्ता निकाला कि हम कांग्रेस के नेताओं को रिहा करते हैं और फिर उनसे ही आगे की रणनीति बना करके स्वतंत्रता देने का फैसला करते हैं। और इस प्रकार से 6 मई को जब ये जेल से छूटे भी, तो क्योंकि अंग्रेज़ बहुत दगाबाज थे, बहुत बार धोखा दे चुके थे, अब अंग्रेज़ लोगों ने तो कहा हम आपको आज़ादी देना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से तो वो बता नहीं रहे थे कि हम सुभाष चंद्र बोस से घबराए बैठे हैं। लेकिन कांग्रेसियों को ये विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो पहले कई वादे कर चुके थे कि हम आपको आज़ाद कर देंगे। इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्होंने कांग्रेसियों को फिर तैयार किया और बोला कि हम आपको 28 महीने के अंदर स्वतंत्रता देने वाले हैं, आप जल्दी जल्दी अपना ये करो, ये सरकार बनाओ, अपनी लिस्ट बनाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। लेकिन कांग्रेसियों ने वो सारी बातें ना समझते हुए कि इसके पीछे असली कारण क्या है, और असलियत में उनको पता भी था अंदर से कि ये सब अहिंसा से नहीं, हिंसा से डर के इस लाइन पर आए हैं, ये कांग्रेसियों को पता था। तो इस प्रकार से वार्तालाप शुरू हो गया। अब जब वार्तालाप इनका शुरू हुआ, इनकी डिस्कशंस शुरू हुई, इस बीच में एक पेंच और था कि विंस्टन चर्चिल जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्रता की हाँ इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी भी एक मजबूरी थी। उसकी मजबूरी ये थी कि जुलाई के महीने में ही वहाँ पर इलेक्शन होने थे और वो इलेक्शन को हारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो स्वतंत्रता दे देता विंस्टन चर्चिल तो वहाँ के लोगों का गुस्सा उसको अपनी हार से उठाना पड़ता, क्योंकि वहाँ के लोग जो भारत को आज़ाद करने के पक्ष में नहीं थे। और क्यों नहीं थे? क्योंकि भारत से इतना ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल जाता था जिससे वहाँ की इंडस्ट्रीज चलती थी
और भारत जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है, जो आपने पढ़ा भी होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका जनक तो इंग्लैंड ही था, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल सारा भारत से मिलता था। लेकिन उसको ये चिंता सता रही थी कि अगर मैं हार गया तो फिर मैं प्रधानमंत्री कैसे रहूँगा। इसलिए वहाँ पर लेबर पार्टी का जो इसका अपोनेंट था, जो इसका कंपटीटर था विंस्टन चर्चिल का, मिस्टर एटली, क्लेमेंट एटली, उसने ये वायदा कर लिया कि अगर मैं चुनाव जीता तो मैं भारत को स्वतंत्रता 100% दे दूंगा। और इस प्रकार से 26 जुलाई 1944 को जब वहाँ पे रिजल्ट आया तो उसमें विंस्टन चर्चिल हार गया और एटली जीत गया। और इस प्रकार से कांग्रेस को बिन बिठाए, बिन कुछ करे, अहिंसा के बल पे तो अभी भारत को कम से कम 50 साल और आज़ादी नहीं मिलनी थी। और इसका जीता जागता प्रमाण आप देख लो, साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, जिनको सबको 1994 और 1998 में जाके स्वतंत्रताएं मिली हैं, और वही हाल भारत का भी होना था। लेकिन हिंसा के बल पे जब इनके मन में डर बैठा है तब इन्होंने ये आज़ादी देने की जो बात है ये कबूल करी है। और मैं आपको एक बात और भी बड़े साफ शब्दों में बताता हूँ। महात्मा गांधी जी 1920 में राजनीति में आए और 1942 तक उन्होंने बहुत प्रयास किया। लगभग 22 वर्षों तक वो अहिंसा का राग अलापते रहे और कांग्रेस के सिर पे और ब्रिटिश के सिर पर, ब्रिटिशर्स के सिर पर या ब्रिटिश क्राउन के सिर पर या वहाँ के प्रधानमंत्रियों के सिर पर कोई जू नहीं रहेंगी। लेकिन 1942 में ही केवल 2 साल में ही आज़ाद हिंद फौज नाम से सुभाष चंद्र जी ने जब आक्रमण इम्फाल, कोहिमा और नागालैंड साइड से किया जापानी और जर्मनी फौजों का सहारा लेकर के, तो अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए। इसलिए ये जो मक्कार और चाटुकार जो हमारे हिस्टोरियंस या इतिहासकार हैं वामपंथी, इन्होंने सत्य को छुपा करके इसको, जो असली इसका नायक था सुभाष चंद्र बोस, उनको इसका श्रेय नहीं लेने दिया और कांग्रेस की स्तुति वो करते रहे। और वामपंथियों ने कांग्रेस की स्तुति क्यों की, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारत ने उठाया और उठाता रहा है। और 1971 में वामपंथियों ने क्या फ़ायदा उठाया, इसके बारे में भी मैं आपको कभी फिर विस्तार से बताऊंगा। और इस प्रकार से जो आप देखिए कि जहाँ कहाँ 22 साल और कहाँ 2 साल, तो अगर भारत ने पहले ही ये उठा लिया होता अपना हथियार हिंसा वाला, तो शायद ये बहुत पहले ही आज़ाद हो गया होता। और अगर हिंसा से भगत सिंह जी ने कोशिश की भी थी तो आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। और इन वामपंथियों ने जिन्होंने इतिहास छुपाया है, इसके बारे में तो जवाहरलाल नेहरू जी खुद भी अपनी किताब में, जो कि ये मेरे पास है, जिसमें ये रामचंद्र, इन्होंने किसने लिखी है, ये रामचंद्र टंडन जी ने लिखी है, और इसमें वो साफ बोल रहे हैं पेज नंबर 31 पर। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पेज नंबर 31 पर वो क्या कहते हैं कम्युनिस्ट के बारे में या मार्क्सवाद या लेनिनवाद के बारे में। आप 2 लाइनें सुन लीजिए। पेज नंबर 31 पर, मार्क्स और लेनिन की रचनाओं के अध्ययन का मुझ पर गहरा असर पड़ा और इसने इतिहास और मौजूदा ज़माने में मामलों को एक नई रोशनी में देखने में मेरी बड़ी मदद पहुंचाई। तो अब आप समझ सकते हैं। और आगे इसी पेज पर आगे भी क्या कहते हैं वो, मार्क्सवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण में बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं बगैर दिक्कत के मान सकता हूँ। तो ये अब आपको कितना अंधेरे में और कितना धोखे में आपके इतिहासकारों ने रखा और कितना आपके नेताओं ने रखा, इसका फैसला आप खुद कीजिए। आज की वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।